ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। मान्यवर ये कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानून के अंदर आज तक जब तक ये सदन रिपील नहीं करेगा तब तक यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। मान्यवर ये कानून जो बनाए थे, ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले, वो समझ ही नहीं पाते थे कि फर्क क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए, चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं थी, किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को
अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मान्यवर, कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे, इसकी कल्पना कर कर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर जल्दी न्याय बने, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मान्यवर, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी है। मान्यवर, पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारी प्रोविजंस किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस करके उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों पर के बर्डन को कमी आ जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई। हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने। हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है, मोदी जी ने ये पार्टी के वादे को आज पूरा करने का। मान्यवर, न्याय एक बहुत अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी। न्याय एक सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान ने
राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय की कई परिभाषाएं बनाकर हमारे लिए रखी है और ढेर सारे अनुच्छेद में 38, 39 से 142 में इसका जिक्र भी किया है। मगर जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हो गया है। न्याय अनेक प्रकार के हैं, मैं इसका स्वीकार करता हूं। बड़ी पवित्र संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी है, परंतु जनता डे टू डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। और आज मैं ये जो 3 बिल लेकर आया हूं, मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, वो बिल इस बिल के माध्यम से हो जाए। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य मान्यवर न्याय होता है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों एक न्याय का मजबूत प्रशासन देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 के बीच में काम की बंटवारा किया है। और आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं परंतु न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये न्याय यहां पर कानून बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और इसका बाकी रहा हुआ इम्प्लीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। ये तीनों अंग इकट्ठा होकर इस देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली को प्रस्तापित करेंगे। और न्याय, जैसा मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है। इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। तो संतुलन बनाते हुए नए कानून में लेकर आया हूं। यहां पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाली कानून थे, अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इसका यहां पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। मान्यवर, कई लोगों ने अलग अलग सुझाव करे हैं। पहले मैं बिल के बारे में बताकर इसका जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर कि जो बिल लेकर मैं आया हूं वो ढेर सारी नई चीजों को भी इसमें जगह देने वाला बिल है और इसका उपयोग करने वाला बिल है। इन्वेस्टिगेशन को हमने फॉरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए
इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुनो। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C, सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है कि सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी, मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्यतर गैंगे संगठित अपराध करती हैं, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध को, आर्थिक अपराध को, भूमि हत्याना को, हथियारों की व्यापार को, डकैती को और मानव लोगों की तस्करी करने, व्यक्तियों की मानव तस्करी में, ये सभी को इसके अंदर रखा है। आर्थिक अपराध की भी हमने व्याख्या की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप का कुटकरण, हवाला व्यवहार और बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास, इसको भी आर्थिक अपराध की व्याख्या की तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी।
पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था इसमें भी हमने 2 डिवीजन करे हैं। किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, गंभीर चोट का जो खंड 117 है उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी ढेर सारे बदलाव किए हैं मान्यवर, मैंने प्रमुख बदलाव भी आपके सामने। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मानिए सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर। हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दें। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी। अब जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजना है, इसके लिए भी कोई समय के प्रावधान नहीं था, एफआईआर कर दिया। अब 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट, मेडिकल हुआ, कोई समय मर्यादा नहीं। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वो मुक्त होगा जाए, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर से बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने यहां निश्चित किया। मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया
कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा, और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत कर दी। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समय समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब अगर 14 दिनों में, तो आप सुन रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, जो लोकसभा में इस समय आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान की जगह जो लेने के लिए 3 नए कानून लाए जा रहे हैं, उन पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं।